तो बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, which of the following statement correctly defines the concept of गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में बात करना है, जो कि इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? टू स्पीसीज कैन नॉट कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स इनडेफिनेटली, है ना। एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा, फिर एक को अपना फीडिंग हैबिट चेंज करना पड़ेगा। 12th के एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अरेंज दी अबव बायोम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नेट प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर से कहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम बिल्कुल सी है, फोर्थ में सबसे ज़्यादा। उसके फॉरेस्ट टेम्परेट में होगा। ठीक है, उसके बाद सवानाज में, फिर डेजर्ट में। तो सवानाज वर्ड दिस ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में प्रोडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू दी फॉरेस्ट। ओके, और डेजर्ट में सबसे कम होगा। तो करेक्ट हो जाएगा 4 3 2 1। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट के बारे में बात करना है। दे कैन बी फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सी है, एंडोपैरासाइट का मतलब है वो बॉडी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है ना, बॉडी के इनसाइड पाया जाएगा। और बॉडी के इनसाइड हमारे पास सेल के अंदर हो सकता है, या इंट्रासेलुलर हो सकता है, या फिर इंटरसेलुलर हो सकता है। ठीक है ना, विद इन द सेल हो सकता है, फिर बिटवीन द सेल हो सकता है। ठीक है, सो इट इज इंट्रासेलुलर, अगर इनसाइड द सेल है तो बिल्कुल सी एंडोपैरासाइट हो सकता है ये वाला। इट कैन बोला ना, इट ओनली बी फाउंड बोलता तो गलत हो जाता। ठीक है, सेकेंड है प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। बिल्कुल सही है, लीवर जाके सेल का इफेक्ट करता है, आरबीसी को इफेक्ट करता है। इट इज टाइप ऑफ व्हाट? इट इज टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट हो जाएगा यहाँ पे बोथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वेटिक वाटर बॉडीज? Decreasing salinity of the water bodies, no. Increasing salinity is a cause. Okay, so this is incorrect. वार्मर सरफेस वाटर, बिल्कुल सही। जब सरफेस वाटर गर्म हो जाता है तो क्या करता है, वहाँ पे डिजॉल्व जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो बाहर चला जाता है। एंड इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ने से तो क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा मोर डिजॉल्व हो जाएगा। अपने को पता होना चाहिए जो वेपर प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, बढ़ जाएगा ना, तो ज़्यादा दबा देगा। समझ एग्जाम्पल समझा, जैसे कोई चीज़ को ऊपर से दबाओगे तो क्या होगा, जल्दी नीचे जाएगा ना। बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से जब पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो ऑक्सीजन होगा वो एयर में वो आसानी से अंदर जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन नॉट इंक्रीज दी डिजॉल्व ऑक्सीजन, बट डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन डू दिस सेम। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद रेफरेंस टू पुट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पुट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कैसे बैक्टीरियाज होते हैं? पुट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मरने के बाद डिके करते हैं। डेड एंड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, मरने के बाद उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ऑल पुट्रीफाइंग बैक्टीरियाज रिक्वायर्स नेसेसरली ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। देखो भाई, ऑल एक्सेप्ट नेवर नन, ना नन अदर नाइदर, ये सब जो होता है ना एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं। एक्सेप्ट, जैसे कि इस सब चीज़ों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। 10% चांसेस है कि गलत हो जाए, यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज सम बैक्टीरिया आर एनारोबिक एल्सो। तो लिखा है ऑल रिक्वायर्स ऑक्सीजन, नो, सम आर एनारोबिक as well, so this is incorrect. This organism can be found naturally inside human bodies, yes. Putrefying bacteria can play an important role in nitrogen cycle, yes. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 सबसे दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटलैंड इज करेक्ट। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल सही है। वेटलैंड कैन स्टोर अराउंड 50%, 50 टाइम्स मोर कार्बन देन रेन फॉरेस्ट ऑफ द सेम साइज, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इज लानोस डी मॉक्सोस लोकेटेड इन बोलिविया, नो। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड इज पेंटाथल कंजर्वेशन एरिया। पेंटानल, पेंटानल नॉट पेंटाथल, पेंटानल कंजर्वेशन एरिया। इट इज लोकेटेड इन ब्राजील, पैराग्वा एंड बोलिविया। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑकरिंग इन नेचर। व्हेन अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूस शेड्स ऑन द नियर बाय रीजन, इट विल चेंज द स्ट्रक्चर and properties of soil and leading to allogenic succession in the region, no, it is not allogenic, it is autogenic.
Overgrazing of a grassland by cattle cause elimination of the grass ecosystem, elimination of what grass ecosystem, and may lead to a growth of invasive weeds, which is an example of photogenic. No, it is not an allogenic, it is an allogenic succession. This is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर जाएगा neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 58 है, consider the following statement regarding composting and vermicomposting process. Composting is essentially an anaerobic process that convert organic material into mulch. No, it is an anaerobic process. बोल रहा है नहीं, composting is an aerobic process. It required oxygen. So first is incorrect. Vermicomposting is the process of using earthworm to convert organic waste into nutrient-rich compost. Yes. Products of vermicompost generally have high nutrient density. Yes. जो vermicompost से जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखने को हमको मिलता है कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल कंपोस्टिंग प्रोसेस. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3. क्वेश्चन नंबर 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लाई ऐश एंड अनबर्न्ड रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम कंबशन ऑफ कोल. फ्लाई ऐश के बारे में बात करना है. In India, fly ash is often used in agriculture to reduce pH of soil. Fly ash का इस्तेमाल करते हैं क्या pH को रिड्यूस करने में? हाँ, फ्लाई ऐश, ठीक है ना. तो देखो, रिड्यूस करने में इस्तेमाल नहीं करते हम इसको, एसिडिटी जो फ्लाई ऐश है उसको एसिडिटी को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी है उसको हटाने में इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी. ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हम मतलब pH को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू रिड्यूस द pH, है ना. In India, it is mandatory to use fly ash based product in road embankment work within 300 kilometers of thermal power station. देखो, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 3, 2 and 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स. माइक्रोप्लास्टिक्स आर टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स विद इन 10 mm और मोर इन लेंथ. मोर तो पहले ही गलत हो जाएगा. इट इज 5 mm और लेस इन लेंथ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं. तो करेक्ट हमसे पूछा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर हमारे पास देखते हैं, सेकंड देखते हैं. माइक्रोप्लास्टिक में कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स बाउंड टुगेदर इन अ पॉलीमरिक चेन. बिल्कुल सी, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. एंड फोर्थ देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक बाय मैरीन एनिमल कैन रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी. बिल्कुल सी, आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4. क्वेश्चन नंबर 61 है, which one of the following factor is responsible for the occurrence of neurological syndrome called मेनामाटा डिसीज. ठीक है, तो मेनामाटा डिसीज जो होता है वो मरकरी के पॉइजनिंग से होता है, एंड जो इताई होता है वो किसके पॉइजनिंग से होता है, कैंडीमम के पॉइजनिंग से होता है. ओके, सो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है हमारे पास, मेनामाटा डिसीज. क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट ओशन एसिडिफिकेशन का इफेक्ट बताना है. इंक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन डिप्रेस मेटाबॉलिक रेट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन सम मैरीन ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल सही है. द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन में बी एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन. बिल्कुल सही है. फ्यू एल्गी में बेनिफिट ओके फ्रॉम इंक्रीज ऑक्सीजन एसिडिफिकेशन. बिल्कुल सही. जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा एसिडिफिकेशन में तो कुछ एल्गी क्या हो जाएगा, जो चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हमको पता है कि जो एल्गी प्लांट्स के लिए हमारे पास जो प्रेजेंट लेवल ऑफ CO2 है इट इज लिमिटिंग. सो अगर वो बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. तो दिस इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे D. क्वेश्चन नंबर 63 है, the ozone layer is a vital to human well-being as well as agriculture and ecosystem sustainability. Consider the following statement with reference to ozone layer. हमको ozone layer की बात करनी है. Most of the earth ozone resides in the troposphere. No, most of the earth ozone resides in the stratosphere. That is what we call good ozone, जो कि हमको ultraviolet rays से बचाता है. The Dobson unit is unit for measurement of atmospheric ozone. बिल्कुल सही है. It tells us about the thickness of the ozone layer. Ozone formed near the earth's surface is considered as good ozone. No, it is called as bad ozone because it is polluting in nature यार. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 only, आंसर हो जाएगा यहाँ पे B. क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू कार्बन. द टर्म ब्लू कार्बन रिफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम. बिल्कुल सही है. हेल्दी ब्लू कार्बन इकोसिस्टम प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस. बिल्कुल सही है. ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है इट इज अ को इनिशिएटिव, 2 लोगों ने इसको मिलकर बनाया, दैट इज कंजर्वेशन इंटरनेशनल प्लस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा 1.
क्वेश्चन नंबर 65 है विद रेफरेंस टू ग्लोबल मीथेन प्लेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही है, जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने साथ में मिलकर लॉन्च किया था। एंड इट एम टू रिड्यूस व्हाट इट एम टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30%। कौन से लेवल से? 2020 के लेवल से। कब तक? 2030 तक। बिल्कुल सही है। एंड इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दी प्लेज। बिल्कुल सही, इंडिया ने अभी तक ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन नहीं किया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर फाउंड इन कश्मीर। न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। रिमेन्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर वेर फाउंड एट द साइट्स ऑफ बुरजा होम एंड गुफकरल। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला? रिमेन्स देखने को मिले। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नोन टू द न्यूलिथिक पीपल ऑफ कश्मीर। बिल्कुल सही है, जो न्यूलिथिक पीपल्स थे कश्मीर के वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 67 है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। बुद्धिस्ट काउंसिल्स दिए हैं, उसका सिग्निफिकेंस हमको बताना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महासंघिका एंड श्रवास्तदीन, जो है वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये टूटा था, नॉट इन द फर्स्ट। ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कोडिफाइड श्रवस्तदीन डॉक्ट्रिन इनटू महाविभाषा। नो, इट इज नॉट इन सेकंड, इट इज इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो श्रवस्तदीन थे उनके डॉक्ट्रिन को कोडिफाई किया गया इनटू महाविभाषा। एंड डिवीजन हकल इन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, महासंघिका एंड श्रवस्तदीन में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इनटू आदि धम्मा पिटका। बिल्कुल सही है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर क्या हुआ? कंपाइलेशन देखने को मिले। किसका कंपाइलेशन? बुद्धा के टीचिंग्स का। किसमें? आदि धम्मा पिटका में। ठीक है, करेक्टली मैच पूछा कि नॉट करेक्टली मैच पूछा यहाँ पे? तो नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे क्या है? 2 पेयर्स। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कुशाना वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द कनिष्का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी पैटर्नराइज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। तो वाशुमित्रा बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है वराह मिहिर। वराह मिहिर जो थे 500 AD के समय थे ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, बाकी सब के थे, जो थर्ड को मैंने एलिमिनेट कर दिया। बाकी जितने भी थे दैट इज वाशुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरका। चरका दैट इज द फादर ऑफ द आयुर्वेदा, सॉरी फादर ऑफ द सर्जरी। ओके, चरक संहिता। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 2। क्वेश्चन नंबर 69 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हमको बताना है, इसके लिए करेक्ट बताना है। ड्यू टू लैक ऑफ द रॉयल पैट्रोनिज्म डिक्लाइन कंप्लीटली ड्यूरिंग दिस रूल। नो, यहाँ पे देखो इनके समय ऐसा नहीं था कि जो राष्ट्रकूट थे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को प्रमोट करते थे। ये हमारे पास टोटलिज्म को प्रमोट करते, ठीक है, टोटलिज्म को पॉलिसी को ये अपनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैनिज्म भी कंपिटिटर रहा था हिंदुज्म का, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, अब देखते हैं ड्यूरिंग देयर रूल सम वुमेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। बिल्कुल सही है। एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ काष्ट्रकूटा। बिल्कुल सही है, कृष्णा 1 के समय बनाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 70 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत। The process of urbanization lost its momentum due to constant warfare during the Sultanate. No, उतना तो warfare नहीं हुआ था, इसीलिए जो urbanization का जो momentum था, it does not lost its momentum but it gains the momentum. Okay. The practice of sati was prevalent during the Delhi Sultanate. बिल्कुल सही है. And the use of iron stirrup. Iron stirrup मतलब जो घोड़े के नाल जो होती है, मतलब घोड़े के सॉरी जो बैठने के जो पैर रख के बैठने चढ़ते हैं ना, was popularized in India during the Sultanate period. बिल्कुल सही है. इसी से तो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो उसको. तो यही हमारे पास देखने को मिला कहाँ पे सल्तनत जो एंट्री मारे तो, है ना, हमको कहाँ पे देखने को मिला, ये जो मोहम्मद गोरी आया था वो इसने इन्वेंट किया इसको, इसलिए घोड़ा को अपन कंट्रोल में लिए, घोड़े को वो वॉरफेयर में इस्तेमाल करते इसलिए वो जीत गए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 71 है विथ रेफरेंस टू द रीजन ऑफ राष्ट्रकूटा इन दिकेन द टर्म नद गोविंदास और देसा ग्रामकुतास रेफर्स टू। तो नद गोविंदास और देसा ग्रामकुतास क्या थे? दे आर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स। ओके, दे आर व्हाट? दे आर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 72 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। कुतुब मीनार इज अ 14th century monument built entirely of red sandstone. नो, कुछ पार्ट रेड सैंडस्टोन का बना है बट ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो डिफरेंट मटेरियल का बना है, वो मार्बल का बना है। ओके, सेकंड है ताजमहल इज परफेक्ट सिमेट्रिकल प्लान्ड
बिल्डिंग एंटायरली बिल्ड एंटायरली यूजिंग मार्बल स्टोन। नो, मार्बल स्टोन का जो मेजर पार्ट है वो मार्बल स्टोन का बना है, बट जो गेस्ट है वो किससे बना है? सैंडस्टोन से बना है। जो गेस्ट हाउस है वो किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है, सैंडस्टोन से बना है। और जो अपने पास जो जो टूम बना है ना, टूम बीच में जो सेंटर में जो टूम है वो किससे बना है? व्हाइट मार्बल से बना है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, नॉट एंटायरली। मैं बोला था ना एक्सट्रीम वर्ड्स है, एंटायरली एंटायरली, जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना वहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। हिस्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यों गलत होगा। द टूम ऑफ इतिमुद्दुल्लाह in Agra is first example of tomb built on the river bank। ठीक है, इतिमुद्दुल्लाह कौन थे? ये नूरजहां के पापा थे। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, दिस इज करेक्ट यार, दिस इज करेक्ट। ओके, करेक्ट पूछा तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उदयगिरी एंड खांदागिरी केव्स ऑफ ओडिशा। दे वर बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेघावहा डायनेस्टी। यस, मेघावहा डायनेस्टी के समय उदयगिरी और खांदागिरी केव्स को बनाया गया था। ये किस कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर के पास में है। दी केव्स वेर बिल्ड ऑन खुमरी माउंटेन रेंज फॉर जैन मॉन्क्स। बिल्कुल से खुमरी माउंटेन रेंज जो कि भुवनेश्वर के पास में, वहाँ पे इसको बनाया गया है। हाथी गुफा केव्स, हाथी गुफा केव्स ऑफ उदयगिरी बियर्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग कारावेला। बिल्कुल सही है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किंग कारावेलास। The yaksha and yakshini of each Jain Tirthankara were carved on the walls of Ambika Gufa of Khandagiri caves। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट यहाँ पे सब के सब करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्पल आर्किटेक्चर इन द इंडिया। ओपन एम्बुलेटरी passageway along with integrate carving on pillars, doorway and ceiling are key feature of वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है, वेसारा स्टाइल में हमारे पास बहुत सारे पिलर्स देखने को मिलते हैं। एंड स्टेलेट प्लान है ना, जो हमारे पास हौसला टेम्पल, स्टेलेट प्लान, हौसला टेम्पल, पिलर्स, वेसारा स्टाइल। नॉट करेक्ट पूछा भाई, दोनों करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा? नाइदर नॉन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया बिकेम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही, यहाँ सस्ते से रॉ मटेरियल भेजता था, वहाँ से वो इंपोर्ट करना पड़ता था, और इंपोर्ट चीज़ महंगा होती थी, इसलिए हमारे पास ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नो, इट डज नॉट लीड्स टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यार ये हमारे जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से उसको खत्म कर दिया जाए। एंड इनिशियली द रेलवे वॉज डेवलप्ड इन इंडिया टू अलो ईजियर एक्सेस टू मार्केट एंड रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1870। इट वॉज अगेंस्ट द हैवी टैक्सेशन ऑफ रॉयट्स अंडर द रॉयट वाली सिस्टम। रॉयट मीन्स व्हाट? पीजेंट्स। ओके, रॉयट मीन्स व्हाट? पीजेंट। पीजेंट से जो हैवी टैक्सेशन हो रहा था ना 1870 में, उसकी वजह से ये रॉयट हुआ, ये अपने विद्रोह टाइप का हुआ। इट इंक्लूड द सोशल बाइकआउट मूवमेंट अगेंस्ट द मनी लेंडर, बिकॉज मनी लेंडर के जो जमीन थे उसको ले लिए गए, उसको जो लोन्स थे उसको जला दिए गए। ओके, द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 वॉज पास्ड। बिल्कुल सही है, जो डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट था, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट था, रिलीफ एक्ट था, उसको 1879 में पास किया गया टू पेसिफाई व्हाट? टू पेसिफाई द अनसेटिस्फाइड फार्मर ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट तीनों है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, विच द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। बाईवंत राय मेहता, विजय शंकर पाटनिक, मानिक्याल कोठारी, जवाहरलाल नेहरू, GR अभ्यंकर। तो देखो ये न्यूज़ में था ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस, नहीं तो एक बाउंसर क्वेश्चन भी मान सकते हो, बट इसको पता होना चाहिए यार कि सारे मेंबर्स थे। कहीं पे क्वेश्चन कहीं पे आ जाए तो आपको साला गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बारडोली सत्याग्रह के अंदर एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम क्या था? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। बारडोली सत्याग्रह का हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
Question number 79 है with reference to forward block, consider the following statement. It was established in 1939 within the framework of Indian National Congress. बिल्कुल से सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको बनाया था within the framework of Indian National Congress. H.V. Kamanth became the first general secretary of the bloc. बिल्कुल सही है. The ideology of the bloc was to influence socialism. It is influenced by socialism and anti-imperialism. बिल्कुल सही है. The bloc was dismantled after the passage of the Indian Independence Act. No, बाद में क्या हुआ, ये आज़ादी के बाद इसको डिसमेंटल नहीं किया गया, कंटिन्यू था एज अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है ना, इट इज़ द लेफ्ट विंग पार्टी. ठीक है, बाद में सीपीआई के अंदर अभी भी काम करता, अभी कुछ अभी सीपीआई के अंदर काम करता था. अभी जो वेस्ट बंगाल में कुछ पार्टीज कुछ पंचायत के अंदर ही है ये. कैट पूछा है, कैट यहाँ पे 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 80 है. क्वेश्चन ने पूछा है द प्लान ऑफ क्रिप्स मिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द मिशन एक्सप्लिसिटली मेंशन द गोल ऑफ ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. नो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात नहीं हुई थी यार. पाकिस्तान को सेपरेट नेशन रिकॉग्नाइज करने की बात यहाँ पे नहीं हुई थी. तो यहाँ पे बोला था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन, यस द मिशन प्रॉमिस्ड इंडियंस द सोल राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आपको ताकत दी जाती है. ऐसा किसने लिखा था? क्रिप्स मिशन ने लिखा था यार. 1946 में आया था कि 42 में आया था. कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 46 में. क्वेश्चन नंबर 81 है with reference to oil bonds, consider the following statements. The bonds were promissory note issued by the union government to oil marketing companies. बिल्कुल सही है. The issue price of this bond will not be reflected in the budget expenditure, a budget document as expenditure incurred by the government. बिल्कुल सही. इसलिए तो इसको क्या के फॉर्म में दिया जा रहा है? बॉन्ड के फॉर्म में दिया जा रहा है. This bond are issued or this bond can be used by commercial bank as a statutory liquidity ratio. No, this cannot be used by commercial bank as an SLR holding. So this is incorrect. हमसे कट पूछा है, कट जाएगा A 1 and 2 only. Question number 82 है which among the following is the primary aim of recently launched PM Vikas? PM Vikas का aim क्या है? To provide skill to artisans. Question number 83 है with regarding annual plans adopted in India, consider the following which is not correct. Which of the following statement is not correct? India has adopted to annual planning just twice in the history of economic planning after independence. No, not just twice, it is thrice. That is 1966 से लेके 69 तक एक था, 1978 से 80 तक एक था, और 1990 से लेके 1992 तक एक था. ठीक है ना. तो 3 बार हमारे पास एनुअल प्लान बनाया गया था. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है. क्वेश्चन नंबर 84 है विद रेफरेंस टू पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल or BOTT model, that is build operate transfer toll model, the government is responsible for regulatory clearance. बिल्कुल सही है. Who is responsible for the regulatory clearance? The government is responsible for the regulatory clearance. BOT मॉडल में जो responsible था है ना रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए, वो कौन था? वो गवर्नमेंट था यार. ओके. सेकेंड है दी बीओटी एन्युटी मॉडल, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टोल कलेक्शन. बिल्कुल सी है. जो बीटी एन्युटी मॉडल है वहाँ पे हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टोल कलेक्शन? द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टोल कलेक्शन. In the engineering procurement construction EPC model, engineering procurement construction model, the project cost is completely, the cost of project is completely borne by the government. बिल्कुल सही है. engineering procurement construction में जो पूरा का पूरा कॉस्ट होता है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का काम क्या क्या है ये बताया गया. मतलब बिल ऑफ ट्रांसफर टोल मॉडल में गवर्नमेंट का काम क्या है? क्लियरेंस प्रोवाइड करना. ठीक है. बीओटी एन्युटी मॉडल में गवर्नमेंट का काम क्या है? अपने पास कलेक्शन करना, टोल कलेक्शन. हमारे पास ईपीसी मॉडल में गवर्नमेंट का काम क्या है? कंप्लीटली पूरा प्रोजेक्ट कौन को बोन करना. और हैबिट मॉडल के अंदर गवर्नमेंट का काम क्या है? फंडिंग करना. ठीक है. गवर्नमेंट और प्राइवेट के दोनों का मिलकर क्या करना है? यहाँ पे फंडिंग करना. ठीक है. सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 4 द स्टेटमेंट्स. ऑल द 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट. 85 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल ईयर in financial year 2021-22 the FDI inflow in India was higher than the previous year. बिल्कुल सही है. बिकॉज पिछले साल तो कोविड वजह से कम हो गया था. ग्रॉस एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली डिक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड. नो, जो ग्रॉस एफडीआई था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज नॉट डिक्रीज, इट हैज इंक्रीज्ड. एन एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर
थ्रू ऑटोमेटिक रूट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 49% टू 74%, बिल्कुल सही है। जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडी लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया, पहले 49% था उसको कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 86 है, रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड अप्रूवल फॉर बीमा सुगम पोर्टल। बीमा सुगम पोर्टल के इन्होंने क्या किया, अप्रूवल प्रोवाइड किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीमा सुगम पोर्टल। इट विल ब्रिंग ऑल कंपनीज सेलिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑन अ सिंगल पोर्टल, बिल्कुल सही है। जो बीमा सुगम पोर्टल क्या होगा, ऑल दी कंपनीज जो कि लाइफ है ना, लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों को क्लब करके एक ही प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं इन लोग। इट विल बी फैसिलिटेटिंग द परचेस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, बिल्कुल सही है। द पॉलिसी मेकर कैन होल्ड एक्सेस ऑफ वेरियस पोर्टल सर्विस थ्रू एन ई इंश्योरेंस अकाउंट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई बीमा सुगम पोर्टल के लिए, बीमा सुगम पोर्टल के लिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीलिम्स में साफ साफ इसके बारे में बताया तो नहीं गया है, बट मेंस में आप थोड़ा समझ लेना भाई, मेंस से आप प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा आप डिराइव कर लिया जाए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ मेंस में वन थोड़ी मोड़ी चीज़ उसकी प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया हैज कंसिस्टेंटली डिक्रीज। यार समझना जरा, समय के साथ बीमारियां बढ़ती गई तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, जो एजुकेशन है उसके बाद बढ़ता गया, एजुकेशन बढ़ने के साथ लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा, नॉट डिक्रीज। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये बढ़ा भी है तो लॉजिकली है ये इंक्रीज हुआ होगा। इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया रोज इन द लास्ट डिकेड बोथ इन लाइफ एंड नॉन लाइफ सेगमेंट, बिल्कुल सही है भाई। लोग जागरूक हुए हैं तो दोनों सेक्टर में यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है, डेंसिटी बढ़ी है। Question number 88 है, with reference to government expenditure on social sector, consider the following statement. The total expenditure of general government on social service has seen an increased trend in the last 5 years. उसको रोकते हैं इस स्टेटमेंट को, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना। सोशल सर्विस में हमारे पास जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है। सेकेंड है, द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज टू 3% ऑफ जीडीपी। नो, अभी तो रिसेंट 2023-24 का जो बजट है उसमें हमारे पास जीडीपी का जो 1.6% है वो हेल्थ को दिया गया है। पिछले साल 1.5%, 2.1% के आसपास था, उसके बाद अभी कम कर दिया गया बिकॉज कोविड से रिकवरी करना था हमको, इसलिए। सो इट इज़ नॉट 3%, ओके। बट WHO ने बोला कि टारगेट में रखा कि हमारे पास कितना होना चाहिए भाई, 5% होना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे तो 3%, इंडिया के लिए 3% होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं। The total combined expenditure of central and state government on health sector is twice the expenditure allocated to the education sector. No, education sector पे ज़्यादा फोकस करती है गवर्नमेंट है ना, हेल्थ पे कम करती है, तो एजुकेशन पे ज़्यादा डबल हो जाएगा। एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द कंबाइंड एक्सपेंडिचर, ओके। तो इट इज़ द वाइस वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम। हमको बात किसी करनी है, टैक्सेशन सिस्टम की बात करनी है। द हॉरिजॉन्टल इक्विटी मींस इंडिविजुअल हैविंग द सेम इनकम शुड पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी मतलब जिनका इनकम सेम है उनको सेम टैक्स पे करना चाहिए। द प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मेथड रिफर्स टू हायर टैक्स रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल विद हायर इनकम। नो, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उसमें हायर इनकम है तो उसको हायर टैक्स देना पड़ता है, नॉट इन दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल में तो उसके परसेंटेज ऑफ द इनकम, जैसे कोई 10 रुपये कमा रहे तो 10 रुपये दिखाएगा, 1 लाख कमा रहे तो 10% मतलब कितना हो जाएगा यार, 10,000, ठीक है। इट इज़ प्रोपोर्शनल बट प्रोग्रेसिव लगता है, मतलब जो कम पैसा लगा रहा है, सपोज मान लो कि 5 लाख से कम करा उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हमारे पास जो 1 लाख 1 करोड़ कमाएगा उसके पास 30% टैक्स लगेगा। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट राइज इन जीएसटी कलेक्शन सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। यार देखो कंसिस्टेंट वर्ड है तो गलत हो सकता है, गलत ही है ना। एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिल्कुल सही, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एंड हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर फॉर गुड्स यूज्ड अंडर जीएसटी इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। फर्स्ट इज नॉट इनकरेक्ट, सेकेंड थर्ड इज इनकरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 91 है विद रेफरेंस टू कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमिटी, नो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और द यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमिटी, द विच कमिटी, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है सेकंड, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा? 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है with reference to the provisions in Indian Constitution consider the following statement, the President of India specifies the caste or tribe to be treated as scheduled caste and tribes in each state and union territory, बिल्कुल सही है। शेड्यूल कास्ट किसको कहेंगे वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट, नो। स्टेट के अंदर जो है ना वो प्रेसिडेंट को ये क्या नहीं करता, एम्पावर नहीं करता। किसको एम्पावर करता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आपको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आपको चुनने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड, नो इट डज नॉट क्लियरली डिफाइन, सो दिस इज इनकरेक्ट। What it does not clearly define schedule caste और schedule tribes, इसको कहा है, इसको डिफाइन नहीं किया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 93 है with reference to the home minister's advisory committee of the union territory consider the following statements, these are constituted only for those union territories who do not have legislature, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेचर यही नहीं है, उसीलिए तो हमको जरूरत पड़ी किसकी? एडवाइजरी कमेटी बनाने की। अगर लेजिस्लेचर हो तो वहीं पे बातचीत करके वहाँ पे एडवाइजरी देखने को मिल जाते हमको। दे कंसिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, यस। दे आर कंसल्टेड फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, यस। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 1 2 3। क्वेश्चन 94 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, द anonymous donation made by individual in cash to political parties should not be more than 2 lakh, no it should not be more than 2000। पहले 20,000 था, उस 20,000 से हमारे पास कम करके कितना कर दिया गया? 2,000 कर दिया गया, सो दिस इज इनकरेक्ट। अ कॉर्पोरेट कंपनी इज फ्री टू डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल सही है। कॉर्पोरेट कंपनी कितना भी चाहे तो मनी दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। The political parties cannot receive funds from foreign companies, no they can receive funds from foreign companies, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर, उस चीज को कंफ्यूज मत करना भाई एनजीओ की जो फंडिंग है उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से कंफ्यूज मत करना। कुछ चीजें होती है, चीज को दिमाग में डाल के आगे बढ़ना होना चाहिए, ये वही चीजें थी प्रीवियस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू वोट इन इंडिया, अ प्रिजनर हु इज सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, बिल्कुल सही है। वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट इंडियन बट नॉट टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एनआरआई आर द इंडियन सिटीजन बट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट इंडियन सिटीजन, सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, consider the following statement with reference to anti-defection law, petition can be the petition can be given by a member of the house to disqualify another member on the ground of defection, बिल्कुल सही है। the decision taken by the presiding officer regarding disqualification arising out of defection is not subject to judicial review। देखो IR कोटो हॉलन क्विज में ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि the decision is subject to judicial review, so this is incorrect, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, the law does not specify the time period for presiding officer to take to decide on the disqualification matter, बिल्कुल सही है। so second is incorrect, so we get the answer that is 3 which is the correct answer। question number 97 है, consider the following statement with reference to right of children to free and compulsory education act, the act seeks to give effect to 86 constitutional act amendment act 2002 जो कि राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, द एक्ट मैंडेट प्राइवेट स्कूल्स, पहली बात तो प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट, टू रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स टू एलिमेंट्री क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, नो फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करने की बात करता है, सो इट इज इनकरेक्ट।
द एक्ट मैंडेटेड नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन टिल द एलिमेंट्री क्लासेस। देखो जो अपने पास जो एक्ट था मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हमारे पास सेकंड इज इनकरेक्ट, ओके, और फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज अमेंडमेंट रिसेंट एंड नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते हैं जब तक एलिमेंट्री क्लास खत्म ना हो जाए, बट इसको अमेंडमेंट 2019 में जो आया था उसमें हटा दिया गया नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब आप उसको निकाल सकते हो। करेक्ट हमसे पूछा, दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, हमको बात करनी फीचर्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया। द एक्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट, देखो एक्सट्रीम वर्ड है, कंप्लीटली प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कम्स अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। नो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड है, द एक्ट हैज नो प्रोविजन फॉर सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। नो, देयर आर प्रोविजंस फॉर सेल्फ इनक्लोजर यार, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज को लगे कि हाँ जानना जरूरी है लोगों के लिए, उसको डिस्क्लोजर कर सकते हैं। इफ द इन्फॉर्मेशन साउट अंडर आरटीआई कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन इट शैल बी प्रोवाइड विद इन 24 आवर्स। बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो प्रोविजन बोले, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा देयर आर प्रोविजंस, ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। क्वेश्चन 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिटीजन चार्टर ऑफ इन इंडिया। दे कंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल सही है। सेवोत्तम is a model of for citizen charter proposed for the first by the first administrative reform commission, noticed by the second administrative reform commission, and they are enforceable in the court of law. They are not enforceable, they are neither enforceable and non justifiable. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट ऑल एमएसएमईज स्मॉल, ओके, दैट इज एमएसएमईज इन कंट्री ऑन अ सिंगल पैटर्न। नो, ये क्या करता है, ये डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करता है, सब चीज को, जितने भी सर्विस है उसको एक साथ क्लब करता है एक पॉइंट में। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट लिंक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, it links the performance measurement system of the enterprises to sustainable development goals. बिल्कुल सही है। and it has been developed by the Union Ministry of Commerce and Industry. No, it has developed by the Ministry of Information, Ministry of Electronics and Information Technology, MIT। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर को यहाँ पे टिक कर दिया गया है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा, अगर यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा होता तो हमारे पास 1 होता, ठीक है ना। सो याद रखना कि ये हमारा सही है, इसका गलत है। दिस इज ऑल अबाउट 100 क्वेश्चंस।